हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। इससे रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक में दिए गए क्वेश्चंस है उन्हें भी सॉल्व करेंगे एंड मोर इम्पोर्टेंटली कुछ एक हम सीईटी के भी क्वेश्चंस लेंगे ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो जाए। चलो शुरुआत करते हैं। देखिए, इक्विपोटेंशियल में इक्वी का मतलब होता है सेम। पोटेंशियल हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है किसी भी चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण आने वाले पोटेंशियल की, और बात है सरफेस की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब सेम पोटेंशियल वाला सरफेस अबाउट एनी गिवन चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज। देखिए, जैसे फॉर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो यहां पर अगर मैं कोई प्लेन सरफेस ले रहा हूं, ठीक है। सो यहाँ इस प्लेन सरफेस पे कुछ पॉइंट इमेजिन कर लेते हैं, से पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। एंड अगर मैं देखूं कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज एग्जैक्टली एज दैट ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट बी विच इज ऑल्सो सेम एज दैट ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट सी, तो ये जो पूरा सरफेस हो गया, दिस सरफेस कैन बी कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर कोई पॉइंट चार्ज होगा तो उसके सराउंडिंग में हम देखेंगे स्पेरिकल सरफेस होता है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करता है। कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर अगर बताऊं, मान लो मेरे पास ये एक कैपिटल क्यू चार्ज है, यहां से आर डिस्टेंस पर या से R1 डिस्टेंस पर मैं एक पॉइंट इमेजिन कर रहा हूं। तो लेट से कैपिटल क्यू चार्ज से R1 डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट इमेजिन किया है, से पॉइंट P। अब देखिए, इस P पॉइंट पर अगर कैपिटल क्यू चार्ज का पोटेंशियल पता करना है तो फॉर्मूला होगा, लेट से पोटेंशियल एट पॉइंट P वुड बी के Q अपॉन R1 बिकॉज R1 इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। अब इसका मैग्नीट्यूड भी कुछ इमेजिन कर लेते हैं, से 10 वोल्ट। कितना इमेजिन किया है हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? 10 वोल्ट का। अब देखो, इस P पॉइंट को अगर मैं थोड़ा शिफ्ट करके नए लोकेशन पर लेकर जाऊं, लेकिन डिस्टेंस को उतना ही रखना है जितना पहले रखा था, तो अब डिस्टेंस अगर सेम है तो ऑब्वियसली इस नए पॉइंट पर, इसको अगर मैं P डैश पॉइंट लिखता हूं तो P डैश पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना मिलेगा? 10 वोल्ट ही मिलेगा। वैसे ही इस पूरे चार्ज के सराउंडिंग में अगर मैं कोई एक स्पेरिकल सरफेस ड्रॉ करता हूं तो स्पेरिकल सरफेस का जो एक्चुअली सरफेस है वो चार्ज से इक्वी डिस्टेंस पर होगा, और इसके लिए वहां पर पोटेंशियल भी क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। इसलिए किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए जब आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे तो वो एक स्पेरिकल सरफेस होगा, कंसिडरिंग दैट पॉइंट इज एट द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर। ठीक है, इतनी आ रही है बात समझ में। अब देखो, R1 हमें पोटेंशियल मिला है 10 वोल्ट। नाउ वी ऑलवेज नो दैट फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, इफ से कैपिटल क्यू इज अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। और हम ये भी जानते हैं कि जितना डिस्टेंस बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, सेम जैसे पोटेंशियल में होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होती है। तो यहां पर जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम होगा। अब मैं क्या कर लेता हूं, जब मैंने सबसे पहला P पॉइंट इमेजिन किया था तो उसके लिए एक स्पेरिकल सरफेस को इमेजिन कर लिया था हमने, वैसे ही यहाँ पर एक इमेजिन करके स्पेरिकल सरफेस में ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि बाकी जो आगे आने वाली चीजें हैं उनको आसानी से समझा जा सके। नाउ अब देखो ध्यान से, R1 डिस्टेंस पर P पॉइंट कंसिडर किया है, वैसे ही यहां से अब थोड़ी दूर पर मैं R2 डिस्टेंस ले लेता हूं, तो से दिस इज अ R2 डिस्टेंस। और R2 डिस्टेंस पर हम एक नया पॉइंट इमेजिन कर लेंगे, से दिस इज माय पॉइंट P हो गया, तो S पॉइंट में ले लेता हूं। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे पोटेंशियल एट S पॉइंट कितना होगा, तो आप लिखोगे पोटेंशियल एट S पॉइंट इज अगेन गिवन बाय KQ अपॉन R2, और हमें पता है चूंकि R2 की वैल्यू R1 से ज्यादा है तो पोटेंशियल कम हुआ होगा। सो जस्ट फॉर द एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस पोटेंशियल एट से 8 वोल्ट। कितना वोल्ट का? 8 वोल्ट। तो S पॉइंट पर हमें 8 वोल्ट का पोटेंशियल मिला है, और उस पॉइंट से पास होने वाला जो भी स्पीयर होगा या स्पेरिकल सरफेस होगा वो हो जाएगा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जैसे हमने कहा था पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्पेरिकल सरफेसेस होते हैं, और यस पॉइंट से पास होने वाला सरफेस पर कहीं पर भी आप पोटेंशियल मेजर करोगे तो एज पर दिस एग्जांपल वी विल बी गेटिंग 8 वोल्ट का पोटेंशियल। नाउ अब ध्यान से देखो, P पॉइंट और S पॉइंट के बीच में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आई कैन क्लियरली सी हियर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन S एंड P इज एक्चुअली 2 वोल्ट। सो डेल्टा भी कितना हो गया? 2 वोल्ट, बिकॉज 10 माइनस 8 इज 2 वोल्ट। नाउ लेट्स इमेजिन मैं यहां से कुछ और दूरी पर एक तीसरा डिस्टेंस ले लेता हूं, से R3। सो R3 इज अ न्यू डिस्टेंस हियर, दिस इज R3।
और यहाँ पर एक पॉइंट इमेजिन कर लेते हैं से टी पॉइंट। तो यहाँ मैंने एक टी पॉइंट ऐसे इमेजिन किया और इस टी पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट टी क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर थ्री। अब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि आर थ्री की जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली आर टू से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जाएगा। एंड जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज से 6 वोल्ट। हाउ मच इट इज, 6 वोल्ट। ओके, अब देखो इस टी पॉइंट से पास होने वाला जो स्पीयर होगा, कंसिडरिंग इट्स सेंटर एज चार्ज क्यू, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर हम जब पोटेंशियल मेजर करेंगे तो हमें कितना देखने को मिलेगा, 6 वोल्ट ही देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इस तरीके से एक सरफेस ड्रॉ कर लूँ रफली, ठीक है, तो अभी आपको ध्यान से समझना है टी पॉइंट और ये जो हमारा एस पॉइंट वाला इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अगेन इट इज 2 वोल्ट, राइट। तो दिस इज डेल्टा वी इज अगेन 2 वोल्ट। स्फेरिकल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसमें आपको एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन नोट करना है, वो ये होगा कि फॉर सेम डिफरेंस इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मतलब फॉर सेम डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां पर भी 2 वोल्ट है और यहां एस और टी के बीच में भी कितना है, 2 वोल्ट ही है, फिर भी द डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे आर नॉट सेम। तो फॉर अ स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, distance will goes on increasing, distance will goes on increasing between the equipotential surfaces for same value of difference in potential. So even though difference in potential is same in between the two equipotential surfaces here, but their distance is very large as the potential goes on decreasing. अब जब पोटेंशियल डिक्रीज होते जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उस डायरेक्शन में डिक्रीज होते ही जा रही थी। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, उस डायरेक्शन में फॉर सेम डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिस्टेंसेस बिटवीन दोज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दे विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग। वैसे ही अगर मान लीजिए यहां से R4 डिस्टेंस पर मैंने और कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया होता जिसका वैल्यू है मान लीजिए 4 वोल्ट, तो अभी इस टी पॉइंट और यहां पर फिर से डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज अगेन 2 वोल्ट, बट जो डिस्टेंस होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, अब ये क्या हो जाएगा, और ज्यादा होगा और ज्यादा होते जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या समझा था, इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर कोई स्पेरिकल चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे, दे विल बी स्पेरिकल। दूसरी चीज, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दैट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग फॉर अ पॉइंट चार्ज वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, इस ऑब्जर्वेशन को नोट कर लेते हैं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग देन distance between equipotential surfaces increasing for same value of difference in पोटेंशियल, फॉर सेम वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन पोटेंशियल। चलेंगे, अब देखो आगे ना हमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड है। जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हम पढ़ेंगे वो ये है कि जो वर्क डन किया जाता है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट विल बी जीरो। सो वर्क डन टू मूव अ चार्ज अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। देखो इसका मीनिंग क्या है समझते हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये जो P पॉइंट है विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस R1, यहां से पास होने वाला जो स्पेरिकल सरफेस है दैट विल एक्ट एज अ equipotential surface. Now if suppose I have a small charge q which is situated at position P, if I want to move it from say position P to let's say position P dash along the same surface, then the amount of work done to move this charge will be zero. Similarly S point से अगर मैं S dash वाले point पर along the same surface charge को move कराऊंगा, then I will be requiring no work done to move that charge. This is what specifically ये statement जो है हमसे बोल रहा है। अब इसको प्रूव कर लेते हैं। देखो मान लो मेरे पास इस तरीके से कोई एक ऐसा सरफेस है, लेट्स से दिस इज सरफेस ABCD, ओके, और ये जो पर्टिकुलर सरफेस है इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस मान रहे हैं।
तो लेट्स से दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इस सरफेस पर क्या कर लेते हैं, हम दो पॉइंट्स इमेजिन कर लेते हैं। से दिस इज माय पॉइंट ए एंड लेट्स से दिस इज माय पॉइंट बी। ओके, और इनको हमने किसी लाइन से ज्वाइन कर लिया है जहां पर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का ये स्पेसिफिक डिस्टेंस है। अब मान लो मेरे पास एक स्मॉल क्यू चार्ज है, लेट्स से दिस इज अ स्मॉल क्यू चार्ज एंड आई वांट टू मूव दैट चार्ज फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। अब ऐसा जब हम कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ेगा टू मूव द चार्ज। ये जो वर्क डन होगा इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो वर्क डन यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन और डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जो फाइनल पोजीशन है वो है बी, इनिशियल पोजीशन है वो है ए। सो ए पॉइंट और बी पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होना चाहिए। बट जैसे हमने कहा इक्विपोटेंशियल सरफेस का तो मीनिंग ही है कि इस पर्टिकुलर सरफेस पर कहीं पर भी अगर मैं कोई पोटेंशियल मेजर करूंगा तो वो सेम ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि एज फार एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कंसर्न्ड VB is exactly equal to VA and if VB is exactly equal to VA तो मतलब VB minus VA का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। सो बेसिकली वर्क डन अपॉन एनी गिवन चार्ज इन ऑर्डर टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलॉन्ग दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नथिंग बट जीरो। ओके, ये हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है वो ये होता है कि जब भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को इमेजिन करते हो तो उस पर्टिकुलर सरफेस को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। यहां पर अगर आप स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो रेडियली आउटवर्ड थी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर ही स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, बराबर है कि नहीं। तो हर बार जिस भी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी उसको परपेंडिकुलर ही आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने को मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पर मैंने उसको क्वेश्चन की तरह लिख कर दिया है कि शो दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसको प्रूव करते हैं, तो कैसे करेंगे, मान लो अगेन मेरे पास इस तरीके से एक सरफेस है से ABCD, ओके, और दिस इज माय इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, चलेगा। नाउ यहां पर हम दो पॉइंट्स इमेजिन कर लेंगे, से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और इनके जो पोटेंशियल है वो सेम होने चाहिए बिकॉज दैट इज माय इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो VA इज इक्वल टू VB। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो ए पॉइंट है मेरा, यहाँ पर मैं एक स्मॉल चार्ज क्यू इमेजिन कर रहा हूँ। सो लेट्स से दिस इज अ स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज एंड व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मूव दिस स्मॉल क्यू चार्ज फ्रॉम से पोजीशन ए टू पोजीशन बी। अब देखिए एक जगह से दूसरी जगह पर अगर चार्ज को मूव करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। और वर्क डन कभी भी किसी अपोजिंग एंटिटी के अगेंस्ट किया जाता है। तो हम मानेंगे कि बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ जो हमारा स्मॉल क्यू चार्ज है उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जो रिपल्सिव नेचर का, ऐसा अपन मान लेते हैं। सो लेट्स से एफ ऑफ ई इज द फोर्स अगेंस्ट विच वर्क हैज टू बी डन व्हेन द चार्ज स्मॉल क्यू इज मूविंग फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। अब इस वर्क डन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, बराबर है। तो इस एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इट शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन जो डायरेक्शन है एक्सटर्नल फोर्स की वो कैसी है, अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकेंडली जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, उस डिस्प्लेसमेंट की भी जो डायरेक्शन है वो भी कैसी है, अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए ए पॉइंट से, यहां पर देखो, इफ से ए पॉइंट से मैं जा रहा हूं टुवर्ड्स बी पॉइंट और कहीं पर बीच में एक डिस्प्लेसमेंट dx कंसिडर कर लेता हूं, तो जो मेरा वर्क डन है वो कैसे निकल कर आएगा, सो वर्क डन इज dw विच इज नथिंग बट इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड होगा किसके जितना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जितना, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं dx लिखता हूं, इफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज dx, तो वी नो भैया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, और दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होकर अगर हमें कोई स्केलर क्वांटिटी मिलती है जो यहाँ पर एक वर्क डन के फॉर्म में दिखाई दे रही है, तो इन दो वेक्टर्स दैट इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में स्केलर प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इफ आई सॉल्व दिस, व्हाट आई वुड बी गेटिंग, एफ ऑफ ई इंटू dx कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो हमें पता है जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज होता है इसे ही हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी, राइट। तो फोर्स को क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इस लॉजिक को अगर हम यूज करें, सो आई एम रिप्लेसिंग एफ ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू ई which is electric field intensity multiplied by q into dx multiplied by cos of theta, and this is the value of work done, this is the value of net work done। अब ध्यान से देखो, जब ये वर्क डन हुआ है तो हमने पहले इमेजिन किया था कि दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहां पर दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर आप इस डी डब्ल्यू वाली इक्वेशन को देखो तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं डी डब्ल्यू अपॉन क्यू, देखो ध्यान से, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू इज नथिंग बट ई इंटू डी एक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा, बराबर है। लेकिन डी डब्ल्यू अपॉन क्यू इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये भी तो हमारा एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमारे पास है। बट इफ वी बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू VA, then this value VB minus VA is 0, so automatically dW upon Q जो है वो भी क्या हो जाएगा? that would be 0, so I can simply write this as 0 is equal to E into dx into cos theta। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर वर्क डन पर यूनिट चार्ज 0 है तो यहाँ इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती। फिर रही बात डिस्प्लेसमेंट dx की, तो उसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी 0। लेकिन फिर भी अगर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको 0 आना है तो इसका मतलब होगा कॉस थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, देन 0 मल्टीप्लाइड विद द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। सो कॉस 90 इज 0, देयरफॉर आई कैन से this theta which is 90 degree, it should be angle between electric field intensity and the displacement। if we look carefully, displacement was happening along the equipotential surface, तो जिस प्लेन में इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसी प्लेन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इसको परपेंडिकुलर है तभी cos थीटा की वैल्यू 90 हम ले सकते हैं। इसलिए आई मस्ट से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुड बी perpendicular to the equipotential surface, and that's why this work done would be 0। so यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं as E and dx can't be 0, therefore cos theta should be equal to 0 if theta is equal to 90 degree, and this is how we proved electric field intensities are perpendicular to the equipotential surfaces। चलो अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से रिलेटेड है, उसको पढ़ लेते हैं। फॉर अ पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर स्फेरिकल, जो थोड़ी देर पहले हमने देख लिया था। नाउ for a line charge distribution the equipotential surfaces are cylindrical। तो अगर मेरे पास कोई इस तरीके से एक वायर है और इस वायर पर अगर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हम जानते हैं व्हेन वी हैव फाउंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, तो किसी भी पी पॉइंट पर हमने क्या किया था? ऐसा सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस इमेजिन किया था, इफ यू कैन रिमेंबर। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है, दिस कर्व्ड सरफेस इज अ सिलेंड्रिकल सरफेस, तो हम ये कह सकते हैं for a line charge distribution the equipotential surfaces are cylindrical in nature। then for uniform electric field equipotential surfaces are planar and equidistant। देखो समझते हैं, ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं और उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो भी कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। तो ऐसे किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हो तो दैट सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल दैट सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एंड सेकेंडली ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे ये प्लेन्स होंगे, दे विल बी प्लेनर। तीसरी चीज, इनके बीच का जो सेपरेशन होगा बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट वुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस से इसका जो पोटेंशियल है वो मान लेते हैं से 10 वोल्ट। कितना मान रहे हैं? 10 वोल्ट। नेक्स्ट वाला जो है वो 8 वोल्ट, उसके बाद जो है वो 6 वोल्ट। तो आप देखोगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ इन दो पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? डेल्टा वी इज 2 वोल्ट, यहाँ पर भी डेल्टा वी कितना है भैया? 2 वोल्ट। तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वाले जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। किस केस में?
प्लेनर या फिर आप कह सकते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर्म होते हैं उनके लिए ये स्टेटमेंट वैलिड है। लेकिन थोड़ी देर पहले जब मैंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था तब आपने देखा था कि जब स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थे तो डेल्टा वी की वैल्यू भले ही सेम हो इन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बट देयर डिस्टेंस वाज नॉट कांस्टेंट। उनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ते जाता है जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो ये चीज़ें हमने नोटिस की थी। यहाँ पर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होने का कोई सवाल ही नहीं बनता, इसलिए जो डिस्टेंसेस है बिटवीन प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट विल रिमेन कांस्टेंट एंड इक्विडिस्टेंट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती भी जाएगी या फिर हो सकता है कम होती जाएगी, डिपेंड करता है डायरेक्शन कैसा है। तो फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड spacing between equipotential surfaces enables us to identify the regions of strong and weak electric field। तो अगर मेरे पास कोई इसी तरीके की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और उसको परपेंडिकुलर हमने क्या किए हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किए हैं, तो जस्ट बाय आइडेंटिफाइंग डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वी कैन डिटरमाइन वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग और वीक। तो यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल से समझाया है। पहले केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। मान लो जिस दिशा में ई की डायरेक्शन है उस दिशा में क्या होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी आप देखोगे डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो डिक्रीज होते जाएगा, दे विल कम क्लोजर। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी उस डायरेक्शन में डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। और यही एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर लिख कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज, distance between equipotential surfaces decrease. If electric field intensity decreases, the distance between equipotential surfaces that would increases। तो एक तरीके से आप कह सकते हो अगर क्लोजर स्पेसिंग है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होने वाली है, स्ट्रांग होने वाली है। ठीक है, चलो नाउ फॉर अगर डायपोल की बात करें तो देखो डायपोल किससे मिलकर बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ वन नेगेटिव चार्ज और उतने ही मैग्नीट्यूड वाला एक पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम क्या कर लेते हैं, वी प्लेस देम एट फाइनाइट डिस्टेंस और इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखो होता क्या है, नॉर्मली अगर मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज को सेंटर मानते हुए जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, एग्जैक्टली ऐसे सिमेट्रिकल दिखते हैं रिगार्डिंग द सेंटर। बट व्हाट हैपन्स व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म्स नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, दे विल हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच दे विल ट्राई टू कम क्लोज टू ईच अदर। नाउ इनके जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं दे स्टार्ट टू गेट स्क्वीज्ड, वो क्या होते हैं, स्क्वीज होने लगते हैं, पास पास आने लगते हैं फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। लेकिन जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अवे फ्रॉम द चार्जेस है, मतलब दो चार्ज से दूर दूर वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है अवे फ्रॉम द चार्ज है वो कैसे है, दे आर वाइडली स्पेस्ड, दे आर वाइडली स्पेस्ड। तो जो चार्जेस जो इक्विपोटेंशियल सरफेस चार्जेस के बीच में होंगे दे विल बी स्क्वीज्ड और उनके बीच का डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और अवे वाले जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। नाउ वन थिंग दैट वी मस्ट कीप इन माइंड, जो सेंटर होता है फॉर द इलेक्ट्रिक डायपोल वहां पर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलॉन्ग द इक्वेटोरियल लाइन इज जीरो। तो ये जो पूरी लाइन है इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इस लाइन के अलॉन्ग अगर आप कोई प्लेन भी ड्रॉ करते हो तो दिस प्लेन विल have potential zero and that's why it will be my equipotential surface. Even though the potential is zero along the equatorial plane but electric field intensity will be 2 times the electric field intensity due to individual charge। अब देखो कैसे होगा ये, तो मान लो सेंटर पे अगर मैं कोई पॉइंट कंसिडर करता हूं तो निगेटिव चार्ज के कारण आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज के कारण आने वाले भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट होगा। अब ये जो दोनों ही चार्जेस है वो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे उस पॉइंट पर इट विल बी वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एज देयर डायरेक्शंस आर सेम, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी 2 times द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो जो सेंट्रल प्लेन होता है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है जहां पर पोटेंशियल हमेशा होगा जीरो एंड सेकेंडली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 2 times। नाउ
अगर मैं टू आइडेंटिकल चार्जेस की बात करूं तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मान लो दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस है, उनको किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर अगर हम लेकर आते हैं तो दे विल हैव अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम, ड्यू टू विच व्हाट विल हैपन, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है दे विल बी स्क्वीज्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ बाहर की दिशा में ये जो आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को देख रहे हो वो कैसे हो जाते हैं, स्क्वीज होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कम होते जाता है। लेकिन जो इक्विपोटेंशियल सरफेस इन बिटवीन द चार्ज वाला डिस्टेंस है यहाँ पर, उनके बीच का जो स्पेसिंग है वो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। और आप थोड़ी देर के बाद देखोगे कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है उनमें बाद में एक तरीके से आप कॉमन प्रोफाइल जनरेट होता हुआ दिखोगे। तो ये जो हॉर्स सैडल है, हॉर्स सैडल शेप, दिस विल रिप्रेजेंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी, जो सेंटर होता है इस पर्टिकुलर चार्ज के अरेंजमेंट में, वहां पर कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चूंकि दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव है तो सेंटर में जब मैं पोटेंशियल मेजर करूंगा दैट विल बी सिंपल अरिथमेटिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू लाइक चार्जेस, और उनकी जो अरिथमेटिक सम आएगी दैट विल नेवर बी जीरो। जैसे अगर इसका पोटेंशियल v है, इसका भी पोटेंशियल v है एट दिस पॉइंट, तो नेट पोटेंशियल विल बी 2 टाइम्स ऑफ v होगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। दोनों चार्जेस अगर निगेटिव होंगे तो नेट पोटेंशियल भी निगेटिव होगा, लेकिन 2 टाइम्स द पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज होगा। अब रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो याद रखना सेंटर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जीरो होगी फॉर दी लाइक चार्जेस। अब ऐसे क्यों होगा? तो ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए मैं सेंटर में कोई पॉइंट कंसिडर करता हूं तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू राइट साइड वाला पॉजिटिव चार्ज ये लेफ्ट में जा रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और लेफ्ट वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट में जा रही होगी। तो किसी भी पॉइंट पर दो डायरेक्शन से जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, आने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है अगर वो किसी पॉइंट पर एक्ट करती है तो बिकॉज ऑफ वेक्टर नेचर, या फिर आप कह सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे को क्या कर लेगी, कैंसल कर लेगी, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी जीरो अलोंग द सेंटर। लेकिन सेंटर पर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं मान रहे हैं। हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो हॉर्स सैडल की तरह दिखता है। ये हमें इतना याद रखना है व्हाइल स्टडिंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर आइडेंटिकल चार्जेस एंड डाइपोल। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव अहेड। अब देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, ये अगर इसका पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी ऐसे नहीं बनेगा। बात आ रही है क्या समझ में? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेसिंग होगा ही होगा। लास्ट में आप समझ लीजिए, देखिए अगर मेरे पास इस तरीके से दो प्लेट्स है, इन्हें मैं किसी बैटरी से अटैच कर देता हूँ लाइक दिस। तो इसको बैटरी से अटैच किया है। हम जानते हैं जो मेटल की प्लेट मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है उस पर कौन से चार्जेस डिपॉजिट होंगे, पॉजिटिव, और जो निगेटिव प्लेट अटैच है बैटरी की वहां पर सारे निगेटिव चार्जेस होंगे। इसके कारण दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब देखो, ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण अगर मैं आपसे पूछूं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे दिखेंगे, तो आपको उन्हें प्लेनर इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी स्टडी की थी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, तो उस हिसाब से जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है दे आर प्लेनर इन नेचर, और उनके बीच का जो स्पेसिंग है वो भी कैसा होता है, इक्वल होता है। अब क्या हो अगर एक हाथ जो प्लेट है, किसी एक प्लेट को मैं रिप्लेस कर लूँ स्पीयर से, तो जैसे ही आप किसी प्लेट को स्पीयर से रिप्लेस कर लेते हो, मान लो यहाँ पे मैंने स्पीयर ऐसे बना लिया है, लेट्स से दिस इज अ स्पीयर एंड दिस इज अटैच्ड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एंड यहाँ पे जो प्लेट है हमारी पहले जैसी थी वैसी रहेगी। तो आप देखोगे कि स्पीयर के कारण, इस स्पीयर पर जो चार्ज डिपॉजिट होगा उसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो स्पेरिकल बनेंगे, और जैसे जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे इस प्लेट को, तो देयर शेप विल टर्न इनटू प्लेनर। तो स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस दे विल बिकम प्लेनर व्हेन दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द प्लेट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 3 charges each of -q magnitude are placed at the corners of an isoscale triangle ABC of sides AB and AC
ईच इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी, मतलब ए बी और ए सी जो साइड से उनका डायमेंशन देकर रखा है 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी. The midpoints of side AB and AC are capital D and capital E respectively. The work done in taking a charge capital Q from capital D to capital E is. देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम प्लॉट कर लेते हैं. So let's consider isoscale triangle like this. तो यहाँ पर मैं एक isoscale triangle ले रहा हूँ. ओके, इसको हम नाम भी दे देते हैं A, B and C. यहाँ पर ए बी एंड ए सी जो है वो इक्वल साइड्स है और उनकी टोटल लेंथ कितनी देकर रखी है, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी देकर रखी है. फिर उन्होंने कहा है कि डी एंड ई जो है ये मिड पॉइंट्स है अलोंग ए बी एंड ए सी. तो यहाँ पर बीच में मैं क्या कर लेता हूँ, 2 मिड पॉइंट्स भी ले रहा हूँ. सो दिस इज कैपिटल डी एंड दिस इज कैपिटल ई. हर एक जो कॉर्नर है आइसोस्केल ट्रायंगल का वहाँ पर उन्होंने माइनस क्यू चार्ज लेने के लिए कहा है. तो हम ऐसे काम कर लेते हैं. यहाँ पर मैं जस्ट रेफरेंस पर्पस के लिए ऐसे माइनस क्यू चार्जेस यहाँ पर निकाल कर दे रहा हूँ. ठीक है, चलो. फिर उन्होंने कहा है द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज कैपिटल क्यू फ्रॉम कैपिटल डी टू ई इज, मतलब यहाँ इस कैपिटल डी पोजीशन पर अगर कैपिटल क्यू चार्ज है तो इसे डी से लेकर ई तक लेकर जाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने पूछा है. अब सबसे पहली बात, वर्क डन पर यूनिट दैट गिवन चार्ज इज नथिंग बट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पोजीशंस, जिनके बीच में चार्ज का मूवमेंट हो रहा है. यहाँ पर चार्ज हम कहाँ से लेकर जा रहे हैं, डी से लेकर ई तक लेकर जा रहे हैं. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी ई माइनस वी डी बराबर है. अच्छा, अगर हमें वी ई और वी डी की वैल्यू पता हो जाएगी तो वर्क डन पर यूनिट दैट चार्ज आराम से निकल जाएगा. या फिर वर्क डन को हम लिख सकते हैं वी ई माइनस वी डी इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल क्यू, ऐसे भी लिखा जा सकता है. बराबर है कि नहीं. अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जब मैं डी पॉइंट और ई पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ वी एंड वी डी, तो कैसे निकलेगा. किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो अरिथमेटिक सम होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस. तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट डी पॉइंट निकालना है तो ये होगा potential due to charge at A plus potential due to charge at B plus potential due to charge at C. अच्छा, देखो ध्यान से, ये जो AD है, AD इसका डिस्टेंस होगा स्मॉल d और जो DB है उसका भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, स्मॉल d. क्यों, क्योंकि टोटल लेंथ था ट्वाइस ऑफ d एंड दिस कैपिटल D इज द मिड पॉइंट. सो हमने डिस्टेंसेस को स्मॉल d के फॉर्म में लिख लिया. वैसे ही स्मॉल d विल बी द डिस्टेंस इन बिटवीन AE एंड EC. अगर ये है स्मॉल डी को हमने डिस्टेंसेस मार्क कर लिया है इन दोनों के बीच में, तो वी ए कैसे कैलकुलेट होगा, फॉर डी वुड बी के माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, प्लस वी बी कैसा होगा, के माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. ठीक है, बी और डी के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है. ठीक, और अब देखो ध्यान से, जो थर्ड चार्ज है विच इज सिचुएटेड एट पोजीशन सी, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा डी पर, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, सो के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, इसको मैं लिख रहा हूँ डी सी. कितना लिख रहा हूँ, डिस्टेंस डी सी. तो ध्यान से समझो, इसको चाहो तो हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, दिस इज डिस्टेंस डी सी. नाउ अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ई अगर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे, अगेन पोटेंशियल ड्यू टू ए, पोटेंशियल ड्यू टू सी एंड पोटेंशियल ड्यू टू बी. मैं लिख रहा हूं, इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूं ताकि स्पेस बनी रहे. तो VE इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी. अब पोटेंशियल ड्यू टू ए होगा के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सी होगा के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय अगेन स्मॉल डी, एंड पोटेंशियल एट बी क्या होगा, सो इट इज के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बी ई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बी. ठीक है, तो इस बी डिस्टेंस को भी हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. राइट नाउ अब आप ज्योमेट्री को ध्यान से देखो, तो DC की जो वैल्यू है वही वैल्यू किसकी होगी, BE की वैल्यू होगी. मतलब BE का डिस्टेंस और DC का डिस्टेंस इक्वल है. इसका मतलब K माइनस क्यू डिवाइडेड बाई डी सी इसका सम और K माइनस क्यू डिवाइडेड बाई बी इसका सम क्या होगा, सेम ही होगा. वैसे बाकी के जो बचे हुए पोटेंशियल है फ्रॉम A, B एंड C, ये सारे ही वैल्यूज दोनों ही केसेस में, VD और VE के केसेस में क्या मिलने वाला है, हमें सेम ही मिलेगा. मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ VD विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ VE. तो क्या मैं कह सकता हूँ D पॉइंट और E पॉइंट जो है वो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, मतलब दोनों पर ही पोटेंशियल सेम है. एंड वी नो व्हेन अ चार्ज इज मूव्ड
along two equal potential wala points, the work done is 0. So I can write here as VE is exactly equal to VD. तो VE माइनस VD क्या हो जाएगा भैया, 0 होगा, एंड देयरफॉर वर्क डन पर यूनिट दैट कैपिटल Q चार्ज विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज द आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2 पॉइंट्स A एंड B आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस R ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस से मार्क कर रहा हूँ, हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, और इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r। फिर क्या बोला है उन्होंने, हाउ मच वर्क इज डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज Q नॉट एट डिस्टेंस एट A फ्रॉम A टू B। अब देखो A पॉइंट पर हमने अगर Q नॉट चार्ज इमेजिन किया तो उसको A से B तक लेकर जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले देखा था हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब चार्ज को मूव करते हैं तो वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर भी आंसर D होगा, विच इज 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, a dipole with its charges minus q and plus q, they are located at points 0 minus b 0। मतलब x y और z कोऑर्डिनेट्स देकर रखे हैं, उसमें से जो y कोऑर्डिनेट है माइनस बी, मतलब माइनस y कोऑर्डिनेट की तरफ माइनस q चार्ज रखा है, एंड प्लस q चार्ज को उन्होंने रखा है 0 प्लस b O, मतलब अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस b डिस्टेंस पर प्लस q चार्ज है, is present in a uniform electric field E. The equipotential surfaces of these fields are planes parallel to YZ planes। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि जो क्वेश्चन है उसको हम इजीली सॉल्व कर पाए। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से मान लो दिस इज y एक्सिस, लेट्स से दिस इज x एक्सिस, एंड से दिस इज z एक्सिस। क्या हो तो इसको नाम दे देंगे x, this is y, this is z। तो दिस पार्ट माइनस y, दिस पार्ट माइनस x, एंड दिस पार्ट इज माइनस z। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डाइपोल के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसके चार्ज के कोऑर्डिनेट्स उसको प्लॉट कर लेते हैं। तो माइनस q जो चार्ज है वो कहाँ पर है, 0 माइनस b पे है। तो ये जो b है इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस एंड माइनस b इज माइनस y। सो आई एम प्लॉटिंग here I am plotting minus q charge at distance b in the negative direction। ओके, फिर प्लस q चार्ज जो है वो प्लस b डिस्टेंस पर है along y। तो सेम डिस्टेंस, ये जितना b डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में था निगेटिव, उतना ही डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे y के। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कौन सा चार्ज ले रहा हूँ भैया, प्लस q चार्ज ले रहा हूँ। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लस q चार्ज एंड माइनस q चार्ज कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ b हो गया। सो b प्लस b इज 2 टाइम्स ऑफ b। तो एक तरीके से आप कह सकते हो ना, प्लस q चार्ज और माइनस q चार्ज ये हो गया डाइपोल, एंड लेंथ ऑफ डाइपोल इज व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ b, b प्लस b 2 टाइम्स ऑफ b। देन इट इज प्रेजेंट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इसको डाइपोल ले लूं, देखो ध्यान से समझो, दिस वाज प्लस q चार्ज, दिस वाज minus q charge, and if I consider this as dipole, so this dipole is actually placed in external electric field। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका ओरिएंटेशन क्या है फिलहाल नहीं पता, लेकिन जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आगे दी है उसको हम पढ़ लेते हैं। द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ दिस फील्ड आर प्लेन्स पैरेलल टू YZ प्लेन। मतलब इस डाइपोल के अराउंड 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस उन्होंने कंसिडर किए हैं, लेकिन जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसे है, प्लेनर सरफेस है, एंड देयर प्लेन्स आर पैरेलल टू YZ प्लेन। अब देखो ये तो हो गया y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। तो मैं क्या कर लेता हूं, इस प्लेन को कह सकता हूं YZ प्लेन, बराबर है ना। तो यहां पर हम 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑन आइदर साइड ऑफ दिस डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस विच इज पैरेलल टू YZ प्लेन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और दूसरा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये भी किसको पैरेलल है, YZ प्लेन को पैरेलल है। तो ऑब्वियसली इनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दैट वुड बी फ्रॉम वन प्लेन टू अनदर प्लेन, एंड हियर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और कैन बी अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द डाइपोल लेंथ, आइदर ऑफ द केस, मतलब टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहे या निगेटिव एक्स एक्सिस रहे। हमें इतना समझना पड़ेगा कि
जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू द डाइपोल लेंथ। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ बाय रेड पेन। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ओके। और फिलहाल डायरेक्शन मान लेते हैं फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। आगे चलेंगे, फिर क्या बोला है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो देखो डाइपोल जो मोमेंट होता है वो कैसे निकालते हैं हम, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया भैया हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर P, और उसको परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू डाइपोल एक्सिस। सेकंड, हाउ मच टॉर्क वुड द डाइपोल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। अब सीधी सीधी बात है, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है भैया, थीटा इज 90 डिग्री। हम जानते हैं टाउ जो होता है, टॉर्क एक्टिंग अपॉन एनी ऑफ द डाइपोल इज गिवन एज PE साइन थीटा। अब ऑब्वियसली ये जो डाइपोल है कैसा है, परपेंडिकुलर है टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होगा। तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह साइन 90 लिखेंगे, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो जो टॉर्क है वो मैक्सिमम टॉर्क है एंड इट विल बी P इंटू E ओनली। अब देखो P इज व्हाट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डाइपोल लेंथ। अब डाइपोल लेंथ को यहाँ पर होगा लिखना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ B, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी है उसको मैं यहाँ पर अगर सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ तो आई वुड बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्क। सो मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग वुड बी Q टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ न्यूटन इंटू मीटर। टॉर्क हमेशा कैसे दिया जाता है, न्यूटन इंटू मीटर के फॉर्म में दिया जाता है। सो दिस इज अवर आंसर, चलेगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स each carrying a charge of 0.5 microcoulomb and each of diameter 0.1 meter form a bigger drop. कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द बिगर ड्रॉप। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, तो देख लेते हैं। मान लो छोटे छोटे मेरे पास ऐसे ड्रॉप्स है, कितने नंबर ऑफ ड्रॉप है, तो 125 ड्रॉप्स है। सो से 125 आइडेंटिकल लिक्विड के ड्रॉप है, हर ड्रॉप पर उन्होंने चार्ज की वैल्यू स्पेसिफाई करके दी है। कितनी देकर रखी है भैया, 0.5 माइक्रोकूलम। सो आई एम राइटिंग दिस एज 0.5 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन ईच ड्रॉप। देन रेडियस ऑफ ईच ड्रॉप भी देकर रखा है, कितना दिया है, इट इज 0.1 मीटर। देखो यहाँ पे लिख कर दिया है ना, अच्छा रेडियस नहीं दिया है, डायमीटर दिया है, तो हमें डायमीटर लिखना पड़ेगा। सो दिस डायमीटर D इज 0.1 मीटर, तो भैया रेडियस कितना हो गया, दैट इज 0.05 मीटर। ठीक है, अब ठीक है, चलो। सो हर ड्रॉप की रेडियस, उसके ऊपर का चार्ज और टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप जो है वो उन्होंने स्पेसिफाई करके दिया है। फिर कहा है कि ये सारे जो ड्रॉप्स है वो एक साथ मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। तो अगर उन्होंने एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया, मान लीजिए लार्जर ड्रॉप बना दिया इसे, ठीक, तो क्या क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले सारे चार्जेस जब एक साथ आएंगे तो टोटल मास जो है लार्जर ड्रॉप का दैट वुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ मासेस ड्यू टू इंडिविजुअल ड्रॉप, पहली चीज। दूसरा, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन जो इंडिविजुअल ड्रॉप पर चार्जेस थे अब वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और टोटल जो चार्ज होगा दैट वुड बी समेशन ऑफ चार्जेस ऑन इंडिविजुअल ड्रॉप। तो जो टोटल चार्ज होगा यहाँ पर ध्यान से समझना, लार्जर ड्रॉप पे जो टोटल चार्ज होगा इट वुड बी 125 टाइम्स द चार्ज ऑन ईच ड्रॉप, दैट वुड बी टोटल चार्ज। एंड सेकेंडली जो रेडियस होगा इस लार्जर ड्रॉप का दैट वुड बी कैपिटल R, लेकिन इस रेडियस का लार्जर ड्रॉप के रेडियस का स्मॉलर ड्रॉप के रेडियस के साथ एक रिलेशन होगा। ये रिलेशन हमने कैसे पता किया था, तो अगर आपको याद हो जो सेकंड चैप्टर लिया था हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, है ना, तो वहाँ पर सरफेस एनर्जी के कॉन्सेप्ट को डील करते समय मैंने आपको लार्जर ड्रॉप का रेडियस और स्मॉल ड्रॉप के रेडियस के बारे में एक रिलेशनशिप समझा के दिया था, और वो क्या आया था, द रेडियस ऑफ लार्जर ड्रॉप इज n raised to the power 1/3 times the radius of smaller drop. And what is n? n is number of smaller drops. So r would be equal to cube root of लिखेंगे 125 multiplied by smaller r. अब 125 जो नंबर्स है वो किसका क्यूब, उसका क्यूब रूट क्या है, दिस इज 5. सो 5 का क्यूब होता है 125. सो 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ कैपिटल R. तो r इज इक्वल टू 5 इंटू 0.05 मीटर, और ये हो जाएगा 0.25 मीटर। तो रेडियस ऑफ लार्जर ड्रॉप कितना मिला है भैया, 0.25 मीटर।
अब देखो हमें पूछा है पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ दिस लार्जर ड्रॉप। देखो ध्यान से एक बात याद रखना, जब भी हमें स्पेरिकल कोई शेप दिया जाता है और इस पर जो चार्ज होगा वो ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो फॉर ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलोंग एनी स्पेरिकल बॉडी, अगर हमें उसके सरफेस पर चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़े चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़े, हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? बाय कंसिडरिंग दिस स्फीयर एज अ पॉइंट, और इस पॉइंट पर ही हम पूरे चार्ज के समेशन को काउंट करते हैं और यहीं से फिर जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखा जाए तो वो होता है KQ/R का स्क्वायर, तो यहीं से अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल कर लेकर आऊं तो ये हो जाएगा KQ/R, राइट। अब इस फॉर्मूले में ये जो R है इसके बजाय हमें लेना पड़ेगा कैपिटल R। चलो फट से यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ लार्जर ड्रॉप वुड बी K टाइम्स ऑफ Q इज टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, एंड टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा दैट वुड बी 125 टाइम्स द चार्ज ऑन ईच इंडिविजुअल ड्रॉप। सो K की वैल्यू होती है भैया 9 इंटू 10⁹9, total charge would be 125 times the charge on each drop, that is 5 microcoulomb, right? It was 5 microcoulomb, 0.5 microcoulomb. So this is 0.5 into 10⁻⁻6 and divided by what is the value of R? 0.25. So एक काम कर लेते हैं, देखिए 9 इंटू 125 इंटू आई एम राइटिंग दिस एज 50, तो ये हो जाएगा नीचे 25 बराबर है, यस। एंड ऊपर आ जाएगा 10⁹9 इंटू 10⁻⁻6 इज 10⁻3, ओके। चलो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, सो 125 इंटू 2 दैट इज 250, सो दैट इज 9 अगेन 250 इंटू 10⁻3, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 25 इंटू 10⁻4 एंड 25 इंटू 9 इज 225 into 10⁻4 volt. This is the electric potential. ठीक है, so that is my final answer for the electrostatic potential at the surface of larger drop. तो आई होप कि ये जो प्रॉब्लम है जिसको अभी हमने सॉल्व किया आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा एक एग्जांपल है, सॉल्व्ड एग्जांपल, इसको भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टॉप। क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, a small particle carrying a negative charge of 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb is suspended in equilibrium between two horizontal metal plates which are 10 cm apart, having a potential difference of 4000 volt across them. Find the mass of particle. देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन को पहले हम प्लॉट कर लेते हैं। तो मान लो दो प्लेट है मेरे पास, दिस इज प्लेट A एंड लेट्स से दिस इज प्लेट B, ओके ठीक है। इनका जो सेपरेशन है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो उन्होंने देकर रखा है, कितना देकर रखा है भैया 10 सेंटीमीटर, विच इज नथिंग बट 0.1 मीटर। आई कैन राइट दिस एज, और इन दो प्लेट के बीच में उन्होंने कहा है कि एक पार्टिकल रखा है जिस पर चार्ज है निगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है वही चार्ज है। सो मान लेते हैं कि ये कोई पार्टिकल होगा जिस पर हमने एक फ्री इलेक्ट्रॉन रखा है या कोई एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या, ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है, दे हैव सेड इट इज सस्पेंडेड इन बिटवीन द टू प्लेट्स विच आर मेंटेन एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो प्लेट्स के बीच में वो कितना दिया है, इट इज गिवन एज 4000 वोल्ट, एंड दिस पर्टिकुलर पार्टिकल इट इज इन इक्विलिब्रियम बिटवीन दिस टू प्लेट्स। अब इक्विलिब्रियम में कब कोई चीज होती है, जब उस पर लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं वो बैलेंस होते हैं। तो फॉर दिस पार्टिकल अगर डाउनवर्ड जाने वाला फोर्स, जस्ट फॉर द मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इफ डाउनवर्ड जाने वाला जो फोर्स है वो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इसी के अगेंस्ट ऊपर की दिशा में एक फोर्स लगना चाहिए जो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। अब सवाल ये है कि ऊपर की दिशा में जाने वाला फोर्स आएगा कहाँ से, तो इसके लिए ये जो डेटा दिया है पोटेंशियल डिफरेंस वाला उसको यूज करते हैं। सपोज आई से प्लेट ए इज एट हायर पोटेंशियल दैन प्लेट बी, तो प्लेट ए अगर हायर पोटेंशियल है प्लेट बी से, तो यहाँ ऐसे भी मान लेते हैं कि प्लेट ए से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, उसका डायरेक्शन कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही होगी। तो इसका मतलब है ये जो क्यू पार्टिकल है जिस पर क्यू चार्ज है, ये जो पार्टिकल है जिस पर क्यू चार्ज है, उसे पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर क्या कर रहा होगा,
अट्रैक्ट कर रहा होगा क्योंकि Q की वैल्यू जो है वो निगेटिव है। सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, if it is exactly equal to downward gravitational force, then and only then this particular particle will remain in equilibrium। तो हम कह सकते हैं for a particle to remain in equilibrium, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बराबर है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, तो वी कैन फाइंड दैट एज E इंटू Q। what is E? Electric field intensity। and what is Q? Q is the magnitude of charge which would be equal to mg, that is gravitational force। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो मैं एक काम कर लेता हूं, सबसे पहले इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूं। अब देखो, नाउ वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हियर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इट इज नथिंग बट V बाई डी, ये भी हम जानते हैं, मल्टीप्लाइड बाय Q इज नथिंग बट m इंटू जी। हमें पूछा क्या है, फाइंड द मास ऑफ पार्टिकल, मतलब स्मॉल m पूछा है विच इज एक्चुअली द मास ऑफ पार्टिकल हियर। सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज m इज इक्वल टू VQ अपॉन d इंटू जी। चलो V की वैल्यू इज देकर रखी है उन्होंने इन बिटवीन टू प्लेट्स, दैट वॉज 4000, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज भी देकर रखा है विच इज minus of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and divided by what is D? D is distance between the two plates, that is 0.1 meter, and एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसको मैं यहाँ पर फिलहाल 10 कंसिडर कर रहा हूँ। अब देखो ये जो माइनस साइन हमने लिया है चार्ज का, यहाँ पर उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो इसको भी हटा देते हैं। अगर इसको रखना है माइनस साइन को तो हमें V बाई डी जो है ना उसे भी माइनस लेना पड़ेगा। जैसे होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज माइनस ऑफ dV बाय dx, तो जैसे माइनस साइन यहाँ पर आता है वैसे ही माइनस साइन यहाँ पर भी आएगा, और फिर वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे अच्छा ही है कि मैं इस माइनस साइन को हटा ही देता हूँ, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं। सो फाइनल आंसर क्या निकल कर आएगा, सो इफ वी सॉल्व दिस फर्दर, देखो ध्यान से m का वैल्यू, दिस m इज नथिंग बट 10 इंटू 0.1, ये क्या हो गया, 10 इंटू 0.1 इज 1, सो ऊपर बचता है 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 16, राइट। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 4 इंटू 16 दैट इज 64, दिस इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 kg। और हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 0.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 15 kg विच वुड बी द मास ऑफ पार्टिकल, जो कहाँ पर रखा है हमने, इस पर्टिकुलर दो प्लेट्स के बीच में रखा है और वो सस्पेंडेड है। सो आई गेस इतनी जो क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में बाकी के जो टॉपिक है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।